गुड इवनिंग ऑल। तो आज का जो हमारा सेशन है सेकंड सेशन है। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप कर दें। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा था। कैसे सॉइल हमारी ओरिजिनेट होती है हमने उसके बारे में स्टडी की थी। साथ ही साथ हमने वेदरिंग को पढ़ा था और वेदरिंग को हमने डिफरेंशिएट किया था और ऑन द बेसिस ऑफ वेदरिंग हमने सॉइल के क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके थे। आज जो हमारा लेक्चर है सेकंड सेशन हमारा जो है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फेस सिस्टम को या फेस डायग्राम को। ठीक है, तो जल्दी से लाइव जुड़ जाएं, देन हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बोला है कि आज का जो हमारा टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर वो टॉपिक हमारा है फेस डायग्राम या फेस सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं फेस डायग्राम से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझना क्या लिखा हुआ है, मैटर में एग्जिस्ट इन नेचर इन 3 डिफरेंट स्टेट। मतलब अगर हम नेचर में बात करें मैटर की तो वो 3 डिफरेंट स्टेट में अवेलेबल होता है। पहली जो स्टेट होती है वो हमारी होती है सॉलिड, दूसरा जो स्टेट होगा वो हमारा होगा लिक्विड एंड थर्ड जो हमारा स्टेट है वो है हमारा गैसियस स्टेट। ठीक है, तो जो भी मैटर अगर नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है तो 3 स्टेट में वो यहां पे एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट को। तो सॉइल क्या है देखो, a soil mass in its natural state may consist of all 3 phases। अगर हमारा सॉइल मास नेचुरल स्टेट में है तो वो तीनों ही स्टेट को कंसिस्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, तीनों ही फेसेस को यहां पर कंसिस्ट करता है। बेसिक इंग्रेडिएंट इज द सॉलिड ग्रेन्स। जो बेसिक इंग्रेडिएंट है हमारे सॉइल मास का वो हमारा क्या है, वो हमारा सॉलिड ग्रेन्स है। Which form the soil skeleton, जो सॉइल स्केलेटन को फॉर्म करता है। किसको फॉर्म करता है, सॉइल स्केलेटन को फॉर्म करता है। सॉइल स्केलेटन को कौन फॉर्म कर रहा है, सॉलिड ग्रेन्स आपके फॉर्म कर रहे हैं। While the intermittent void space, जो उसके बीच में अब void space आपका है उसके अंदर या तो आपको एयर देखने को मिलेगी या फिर आपको वाटर देखने को मिलेगा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, एयर और वाटर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोथ बोल दिया मैंने। Thus a soil mass in the natural state may be considered a 3-phase system। मतलब नेचुरल स्टेट के अंदर आप सॉइल मास को 3-phase सिस्टम कंसीडर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि सॉलिड्स भी है, वाटर भी है और एयर भी है, तो तीनों ही फेस आपके हो गए हैं। सॉइल मास तीनों ही नेचुरल स्टेट में फेसेस को कंसिस्ट करके चल रहा है, यही मैंने आपको अभी बोला है। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो ये सॉइल सॉलिड्स हैं उसके द्वारा एक सॉइल का स्केलेटन यहाँ पे बनाया गया है। जो इंटरमिटेंट आप यहाँ पे देख सकते हो वॉइड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर एयर वॉइड्स और वाटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, या दोनों या फिर इंडिविजुअल हो सकता है कि सारे वॉइड्स एयर के द्वारा फुल हो या फिर सारे जो वॉइड्स हैं वो वाटर के द्वारा फिल हैं। ठीक है, बट अगर बात की जाए कि हमारी सॉइल जो है वो नेचुरल स्टेट में है तो नेचुरल स्टेट में सॉइल को आप हमेशा 3-फेज सिस्टम में कंसीडर करोगे। किसमें कंसीडर करोगे, 3-फेज सिस्टम के अंदर आप कंसीडर करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात क्लियर है आप सभी को। ठीक है, बेसिक इंट्रो मैंने आपको अभी दिया है कि फेस डायग्राम हमारा क्या होता है और या फिर फेस सिस्टम हमारा क्या होता है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फेस डायग्राम की कि फेस डायग्राम होता क्या है। तो समझना, सॉइल मास इज इन जनरल अ 3-फेज सिस्टम कंपोज्ड ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मैटर। वही अभी आपको बोला कि सॉइल मास इन जनरल, मतलब कि आप नेचुरल स्टेट में सॉइल मास जो आपका है, आप इस सॉइल मास के अंदर आपको सॉलिड देखने को मिलेगा,
आपको गैसियस सब्सटेंस देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको लिक्विड भी देखने को मिलेगा, मतलब वाटर और एयर आपको देखने को यहां पे मिलेगी सॉलिड के साथ। द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फेसेस इन अ सॉइल मास इज कॉल्ड द फेस डायग्राम। ये जो फेसेस हैं आपके, कौन से फेसेस? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेसेस। इन तीनों फेसेस का हम डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फेस डायग्राम। ये हमारा क्या कहलाता है? फेस डायग्राम कहलाता है। ठीक है, फेस डायग्राम की यहां पे बात करें तो फेस डायग्राम आपकी कैसे बनने वाली है? जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर नेचुरल स्टेट की बात करोगे तो भैया सॉलिड रहेगा, एयर रहेगी, वाटर रहेगा। दैट इज द थ्री फेस, तीनों फेस है। अगर अब सारे के सारे वॉइड सिर्फ एयर के द्वारा फिल हैं, तो मतलब एयर और सिर्फ सॉइल सॉलिड्स हैं, तो टू फेस हो गया। अगर सारे के सारे वॉइड्स वाटर के द्वारा फिल है, एयर है ही नहीं और सॉलिड्स है, तो सॉलिड और वाटर ये मिलके भी टू फेस सिस्टम बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो थ्री फेज सिस्टम आपका होता है वह पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। किस टाइप की सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर वहीं पे देखा जाए तो जो टू फेज सिस्टम आपका होता है वो आपको एक तो बताएगा क्या? एक बताएगा कि आपका सैचुरेटेड स्टेट में सॉइल है, तो दूसरा बताएगा क्या? कि ड्राई स्टेट में सॉइल है। अब ड्राई स्टेट में सॉइल अगर होगी मतलब कि ऑल वॉइड्स जो रहेंगे वो फिल्ड अप बाय एयर रहेंगी, एयर उसके अंदर होगी, वाटर नहीं होगा, अभी तो ड्राई स्टेट है। और अगर पूरे वॉइड्स वाटर के द्वारा फिल हैं तो फिर वो जो स्टेट बनती है वो सैचुरेटेड स्टेट बनती है। तो टू फेज सिस्टम में दो स्टेट आपको देखने मिलेगी सॉइल की, एक तो सैचुरेटेड स्टेट और दूसरा आपको ड्राई स्टेट यहां पर देखने को मिलेगी। याद क्या रखना है कि जो हम फेस डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन यहां पे करेंगे तो जो वॉल्यूम की बात हम करेंगे, जैसे एयर है, एयर की वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, एयर की वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम वॉल्यूम ऑफ अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो सिर्फ सॉलिड्स का वॉल्यूम नहीं हुआ, एयर का भी वॉल्यूम हो गया, वाटर का वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम आपका है जो वॉल्यूम, वो वॉल्यूम हमेशा इस फेस डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिखोगे और जो वेट रहेगा वो आप लिखोगे कहां पर? वेट आप हमेशा लिखोगे राइट हैंड साइड पे। याद रखना है ना, हम गलती कर देते हैं कि कभी इधर इधर पहुंच जाता है, ठीक है, तो याद रखना लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम और राइट हैंड साइड पे आप क्या करोगे? वेट का रिप्रेजेंटेशन आप करोगे। जैसे कि थ्री फेज डायग्राम की अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भैया? थ्री फेज डायग्राम की बात कर रहे हैं। अब थ्री फेज डायग्राम के अंदर आप देखोगे, क्या देखोगे थ्री फेज डायग्राम के अंदर? हाँ, थ्री फेज डायग्राम के अंदर आप क्या देखोगे कि हमारी जो सॉइल है वो कैसी है? वो सॉइल हमारी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। कैसी सॉइल है? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल रहेगी तो क्या होगा? हमारी सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट होगी, वाटर प्रेजेंट होगा और सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे। मतलब तीनों ही स्टेट जो है हमारी वो प्रेजेंट है यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ए रिप्रेजेंटेशन हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर का हो गया, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, इतने फेस में हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। अब जो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर है, मतलब सॉलिड्स के अंदर अभी मैंने आपको बताया, तो भैया ये जो एयर वॉइड्स और वाटर आपका है ये आपको हमेशा कहां पे प्रेजेंट मिलेंगे? तो ये आपको प्रेजेंट मिलेगा वॉइड्स के अंदर। इसके अंदर वॉइड्स के अंदर, तो हम टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यहाँ पे बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर का अगर मैं एडिशन कर दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, तो बनता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो एयर और वाटर जितने जगह में प्रेजेंट है वो कौन सी जगह है? वॉइड्स वाली जगह है, तो मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स से। और ये आप वर्टिकल पूरी देख पा रहे होगे, ये आपकी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये हमारा ये वेट ऑफ एयर हो गया, ये वेट ऑफ वाटर हो गया, ये वेट ऑफ सॉलिड हो गया, ये टोटल वेट ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा हाथ है, तो इस हाथ के ऊपर एयर तो होगी, लेकिन क्या इसका वेट मुझे फील हो रहा है? नहीं हो रहा है ना।
एज कंपेयर टू वाटर एंड सॉलिड, जो इसका वेट आपका है वो तो निग्लिजिबल कंडीशन में चला गया ना, तो वेट ऑफ एयर आपका क्या रहेगा, वेट ऑफ एयर आपका 0 यहां पर रहने वाला है, लेकिन वॉल्यूम जो रहेगा वो एडजस्ट करेगा आपका, ठीक है, वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया थ्री फेज सिस्टम। ये किसके लिए होता है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए। फिर मैंने बोला था टू फेज सिस्टम, और टू फेज सिस्टम किसके लिए, सैचुरेटेड कंडीशन के लिए। तो सारे के सारे जो वॉइड्स हैं वो किसके द्वारा फिलअप हो गए हैं, वाटर के द्वारा फिलअप हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर टू फेज सिस्टम की मैं बात करूं तो कैसी कंडीशन है आपकी, ड्राई कंडीशन है। ड्राई कंडीशन है मतलब कि सारे के सारे वॉइड्स जो हैं वो आप किसके द्वारा फिल हैं, वो आपके एयर के द्वारा फिल है। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा यहां पर हो जाएगा, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ रही, यहाँ पे एयर वाटर दोनों ही प्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर और एयर जो आपका है सिर्फ वही प्रेजेंट है, इसलिए यह हमारा टू फेज सिस्टम कहलाता है। बात समझ में आ रही है तो थम्स अप कर दें जल्दी से। लेफ्ट हैंड साइड पर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट हैंड साइड पर हम रिप्रेजेंट करेंगे वेट को। ठीक है, क्लियर यहां तक, देखो जल्दी से हाँ वगैरह आप बोलते रहो, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप सबको भैया समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो देन फिर आगे बढ़े, यहां तक की बात क्लियर है, फेस डायग्राम हमारा क्या कहलाता है, आप सभी को क्लियर हो गया। हाँ, चलो देन आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो टर्म्स लिखी हैं वैसे तो मैंने आपको बोल के बता ही दी है, ठीक है, वैसे तो मैंने बोल के आपको बता ही दिया है। तो अब आप देखो, ये वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये टोटल वॉल्यूम हो गया, ये वेट ऑफ एयर हो गया, ये वेट ऑफ वाटर हो गया, ये वेट ऑफ सॉलिड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका टोटल वेट ऑफ सॉइल आपका हो गया। ठीक है, चलो देन यही सारे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, टोटल वॉल्यूम को हमने किससे, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन सारे हो गए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब एक काम एक क्वेश्चन है, क्या फोर फेज सिस्टम सॉइल के अंदर एग्जिस्ट कर सकता, सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, पूछा जा सकता है आपसे, क्या फोर फेज सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है। जी हाँ, नोट में आप यहां पे देख सकते हो कि देयर कैन ऑल्सो बी फोर फेज डायग्राम ऑफ सॉइल व्हेन फ्रोजन वाटर पार्टिकल वन ऑल्सो देयर इज सॉइल मास। अगर फ्रोजन वाटर पार्टिकल्स सॉइल मास के अंदर है तो आप उसको फोर फेज डायग्राम में बना सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखोगे आप आगे, फिर से मैंने थ्री फेज डायग्राम यहां पे बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, थ्री फेज डायग्राम यहां पे बनाया हुआ है। और इस थ्री फेज डायग्राम से मैं आपको क्या समझाने वाला हूं कि अगर हमारी सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है तो इस पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और टोटल वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये दो चीजें अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, टोटल वेट ऑफ सॉइल और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैलकुलेट करना है। थ्री फेज सिस्टम है मतलब एयर वाटर और सॉलिड तीनों ही प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं टोटल वेट ऑफ सॉइल की यहाँ पे बात करूं तो टोटल वेट ऑफ सॉइल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल हमारा जो है वो हो जाएगा वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, तीनों का हम एडिशन कर देंगे तो टोटल वेट यहां पर निकल आएगा, हो जाएगा ना भाई कैलकुलेट। अब टोटल वेट को यहां पे निकाला तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड आपका ये हो गया WS, डब्ल्यू आपका हो गया वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो टोटल वेट है पार्शियली सैचुरेटेड का वो क्या निकल के आएगा, WS प्लस डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर आपका निकल के आएगा। आप बोलोगे सर ये तो कॉमन सेंस है, सिंपल सी चीजें निकाल सकते भैया, आगे काम आएंगी, और मैं डायरेक्ट ए वाली टर्म यूज करता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ कि यहाँ पे समझ लो, क्योंकि यहाँ का टॉपिक है, बाद में मत कहना जैसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा आता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हमारा क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा। VW हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा क्या है, हाँ VA हो गया, तो ये हो गया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो जीरो नहीं होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि ये स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा ना, तो ये जीरो नहीं होगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर जो दोनों मिलके बने हैं, इसको मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी बोलता हूं, क्योंकि ये वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो मैं टोटल वॉल्यूम को लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूं इसको, और एज इट इज ऐसा भी लिख सकता हूं। तो ये दोनों चीजें आपको यहां पर याद रखनी है, रखोगे ना याद, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा टू फेज सिस्टम है, और टू फेज सिस्टम किसके लिए, सैचुरेटेड कंडीशन, मतलब कि सारे के सारे वॉइड्स के अंदर वाटर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल जो आपका है वो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, एज इट इज आपका ये इक्वेशन बन गई। तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूंगा तो बोल दोगे आप वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये हमारा निकल के यहाँ पे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो इसको याद रख लोगे कि भैया VS प्लस VW जो रहेगा ये टोटल वॉल्यूम रहेगा, सैचुरेटेड आपकी जो क्या बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन जो आपकी है उसके लिए, और टोटल वेट जो रहेगा वो WS प्लस WW आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। आगे टू फेज सिस्टम जो हमारा है वो किसके लिए है, ड्राई कंडीशन के लिए। ड्राई कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ड्राई कंडीशन के लिए है, तो ड्राई कंडीशन में पूरे के पूरे जो वॉइड्स होंगे वो किसके द्वारा फिल होंगे, एयर के द्वारा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो जाएगा। अब वेट ऑफ एयर क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा। तो टोटल वेट जो हमारी सॉइल का यहाँ पे है वो भैया इक्वल हो जाएगा किसके, वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वहीं पे टोटल वॉल्यूम की बात करूंगा तो टोटल वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपका है वो आपका जीरो नहीं होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपका है वो जीरो नहीं होता है। तो ये हो जाएगा VS प्लस VA। आई बात यहां तक समझ में, हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, चलो बढ़ते हैं फिर आगे। तो आगे अब कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो इस फेज सिस्टम से आप बोल सकते हो कि रिलेटेड हैं या फेज डायग्राम से रिलेटेड हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन यहाँ पे आती है, बहुत इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो बनने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो AE हो, JEE हो, MPPSC हो, SSC हो, RRB हो, ठीक है, क्वेश्चन तो बनेगा। समझो, सबसे पहले बोला है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को स्मॉल w से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और वाटर कंटेंट आपका होता क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया डिफाइंड एज द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड रेशियो। मतलब वाटर कंटेंट हमारा क्या होता है, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड का रेशियो होता है। इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। तो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड का रेशियो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा वाटर कंटेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाटर कंटेंट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है, देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट की कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। W जो रहेगा, वाटर कंटेंट जो रहेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो रहेगा। क्या रहेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो आपका रहेगा। नेक्स्ट याद रखना है कि जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती है उसके अंदर आपको ज्यादा वाटर कंटेंट मिलेगा एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। मतलब फाइन ग्रेन्ड सॉइल हैव हायर वाटर कंटेंट देन द कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल के कंपैरिजन में फाइन ग्रेन सॉइल का वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, और देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट की कोई भी अपर लिमिट यहाँ पे नहीं है, वो हमेशा जीरो से ज्यादा या फिर जीरो के बराबर होगा। इसकी जो रेंज की बात यहाँ पे की जाए
किसकी बात की जाए, रेंज की बात की जाए, तो रेंज जो आपकी रहने वाली है 0 to इंफिनिटी रहने वाली है। क्या रहने वाली है, 0 to इंफिनिटी रहने वाली है। ड्राई सॉइल के केस में वाटर कंटेंट आपका 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ड्राई सॉइल के केस में वाटर कंटेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे अगर बात करूं तो आगे यहां पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर कंटेंट कैन बी एस्टिमेटेड विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल। अभी जो वाटर कंटेंट हमने पढ़ा है उसका रेशियो वेट ऑफ सॉलिड यहां पे लिखा है। अब हम इसी वाटर कंटेंट को वेट ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ ये जो लिखा है ना नॉट चेंज्ड, ये अभी आगे बताऊंगा कि भैया नॉट चेंज क्यों लिखा हुआ है। तो वेट ऑफ सॉलिड की जगह अपन क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं भैया वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे, तो इसका सिंबल भी मैंने चेंज कर दिया क्योंकि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉइल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल डब्ल्यू डैश हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ सॉइल। अब जो टोटल वेट ऑफ सॉइल हमारा है, नेचुरल स्टेट की बात हो रही है, तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, क्योंकि वेट ऑफ एयर तो 0 हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर हमारा हो गया। अब मैंने क्या किया, इस जो टर्म को मैंने वेट ऑफ सॉलिड से कर दिया डिवाइड। तो आप देखोगे तो वेट ऑफ वाटर को डिवाइड कर दिया वेट ऑफ सॉलिड से, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो ये वाली जो टर्म है ये हमारी बन जाएगी वाटर कंटेंट, ये वाली टर्म भी जो हमारी है वो बन जाएगी वाटर कंटेंट, बन जाएगी। तो डब्ल्यू डैश विथ रिस्पेक्ट, डब्ल्यू डैश मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉइल क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, यही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, अब आपके मन में, जब हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम दोनों चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे समझना ध्यान से। जब हम विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉइल की बात करते हैं, टोटल वेट ऑफ जब सॉइल आता है तो इसके अंदर वेट ऑफ वाटर भी आ जाता है। अब वेट ऑफ एयर जो आपका है वो तो भैया हो गया यहाँ पे 0। तो जब टोटल वेट की बात की जाएगी तो टोटल वेट जो आपका है वो चेंजेबल है। कैसा है, टोटल वेट ऑफ सॉइल जो आपका है वो कैसा है, चेंजेबल है। चेंजेबल का मतलब ये है कि अगर लोकेशन चेंज होगी, टाइम चेंज होगा और टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारा टोटल वेट ऑफ सॉइल भी चेंज यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि चेंजेबल जो चीजें हैं वो वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर, दैट इज द चेंजेबल। वेट ऑफ एयर तो 0 हो गया, वेट ऑफ वाटर तो है ना, ये चेंजेबल है, ये फिक्स नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो ये वाटर कंटेंट हमने पढ़ा है स्मॉल डब्ल्यू, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो इस डब्ल्यू डैश के कंपैरिजन में ज्यादा है। हम वाटर कंटेंट पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल। तो ये लिखा हुआ है नोट में, सिग्निफिकेंस ऑफ डब्ल्यू इज मोर देन एच कंपेयर टू डब्ल्यू डैश। आई बात समझ में, देखो यहां तक समझ में आया है तो जल्दी से बताओ, क्लियर है। हम्म, क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है बॉयड रेशियो। क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है बॉयड रेशियो। बॉयड रेशियो का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्मॉल ई से रिप्रेजेंटेशन होता है। किससे होता है, स्मॉल ई से रिप्रेजेंटेशन होता है। आप समझते हैं आगे। बॉयड रेशियो क्या होता है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बॉयड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का जो रेशियो होता है वो हमारा बॉयड रेशियो होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो आपका होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा होता है। तो मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, वैसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि हम बेसिक से सारी चीजें यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हम वॉइड रेशियो को ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर करना है तो इधर उधर क्या होगा, यही होगा ना फैक्चुएट क्वेश्चन में कि भैया इस फॉर्म में मैंने पूछ लिया आपसे, अब आप बोलो सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड पढ़ा था। वही तो लिखा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वही तो लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, आपको ऐसे फॉर्मेट में भी याद रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ बॉयड रेशियो, बॉयड रेशियो की कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। बॉयड रेशियो जो रहेगा आपका हमेशा जीरो से ज्यादा रहेगा या फिर जीरो के बराबर रहने वाला है। बॉयड रेशियो जो मिलेगा आपको वो फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर बॉयड रेशियो आपको कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। याद रखने की चीज क्या है कि बॉयड रेशियो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स जो आपका है वो कभी जीरो नहीं होगा। आप 100% बॉयड्स को रिमूव नहीं कर सकते हो। जब आप 100% बॉयड्स को रिमूव करोगे तभी जाके तो आप बॉयड रेशियो जीरो कर पाओगे, लेकिन वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स आपका जीरो हो गई नहीं, हो गई नहीं तो आपका बॉयड रेशियो भी जीरो नहीं होगा। तो ये नोट जो है वो अति इंपोर्टेंट है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर, क्लियर है यहां तक की बातें आप सभी को? चलो देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारी जो टर्म आती है, जो हमारी प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी हमारी यहां पर है पोरोसिटी, और पोरोसिटी को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पोरोसिटी क्या होता है, डेट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, तो आप देख सकते हो लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वीवी डिवाइड बाई वी, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। यहाँ पे लिखा भी है डिफाइन एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। जो हमारी पोरोसिटी है कांट एक्सीड, पोरोसिटी हमारी कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती है 100% को, मतलब पोरोसिटी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा जीरो से ज्यादा और 100% से कम आपकी रहने वाली है। ठीक है, इतना याद रखना है। इन कंपेरिजन टू पोरोसिटी वॉइड रेशियो इज मोर ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज्ड बिकॉज सिंपल सा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिक्स है, लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल वॉल्यूम की तो ये आपका क्या है, ये आपका चेंजेबल है। तो हम पोरोसिटी के कंपैरिजन में किसको ज्यादा यूज करते हैं, वॉइड रेशियो को हम ज्यादा यूज करते हैं। इसका रीजन वैलिड यहां लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स remain same whereas the total volume changes, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज मोर स्टेबल पैरामीटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल के कंपैरिजन में जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है डेट इज द स्टेबल पैरामीटर। ये हमारे क्या है, ये हमारे स्टेबल पैरामीटर है। ठीक है, चलो याद रखना कि जो बॉयड रेशियो और पोरोसिटी आपकी टर्म है, यह सॉइल की किसको मेजर करते हैं, सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हैं, डेंसनेस और लूजनेस को बताते हैं। वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी सॉइल का डेंसनेस और पोरोसिटी बताते हैं। क्या बताते हैं, डेंसनेस और पोरोसिटी को बताते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। आगे बढ़े तो पोरोसिटी और बॉयड रेशियो के अंदर हम एक कोरिलेशन को डेवलप करेंगे यहां पे, और कैसे कोरिलेशन डेवलप होगा समझना। जैसे हम जानते हैं कि पोरोसिटी जो हमारा होता है वो वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल का रेशियो होता है, यही होता है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो आपका है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएंगे। अब जो ये टर्म आई है इसको मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दिया, ऊपर और नीचे कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है वॉइड रेशियो। क्या होता है, वो हमारा होता है वॉइड रेशियो। तो ये वाली टर्म जो हमारी है वो क्या बन जाएगी, ई बन जाएगी। ये वाली जो टर्म है हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और ये वाली टर्म जो हमारी है ये भी हमारी क्या बन जाएगी, ई बन जाएगी। तो लिख के नीचे क्या आया, रिलेशन एन इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस ई, यही आया, एन इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस ई, डेट इज द कोरिलेशन। अगर हमें वॉइड रेशियो की वैल्यू पता है तो हम पोरोसिटी को निकाल सकते हैं। अगर मैं यही रिलेशन बोलूं तो ई इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन, ये हमारा इंटर कोरिलेशन हो गया वॉइड रेशियो पोरोसिटी का। ई इक्वल टू एन अपॉन वन माइनस एन, मतलब पोरोसिटी पता है तो मैं वॉइड रेशियो निकाल सकता हूं। साथ ही साथ आपको एक ये वाला फॉर्म याद रखना है, वन माइनस एन इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई, ये वाला फॉर्मूला भी
आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फैक्चुएट क्वेश्चंस आपका बनता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, रखोगे याद। चलो देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्रॉपर्टी है। क्या कहलाता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन? तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की अगर बात की जाए तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा क्या कहलाता है, जो कि हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो कि हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का रेशियो होता है। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे फ्रैक्शन में कर दिया तो भैया डिग्री ऑफ सैचुरेशन बन गया परसेंटेज में। ठीक है, तो डिफाइन एज वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, याद रखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का रेशियो, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। कैसे एक्सप्रेस करोगे, परसेंटेज में एक्सप्रेस करोगे। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो से ज्यादा या जीरो के बराबर, 100 के बराबर या 100 से कम। ठीक है, याद रखना 0 to 100%। ठीक है, ये आपके रेंज है डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। अगर आपकी सॉइल परफेक्टली ड्राई है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसा है, जीरो है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसा है, जीरो है। परफेक्टली सैचुरेटेड है, परफेक्टली सैचुरेटेड मतलब टू फेज सिस्टम, सारे के सारे वॉइड्स जो है वाटर के द्वारा फिल हैं, मतलब कि सैचुरेशन यहाँ पे 100% हो गया। सारे वॉइड्स किसके द्वारा फिल हो गए हैं, वाटर के द्वारा यहाँ पे फिल हो गए हैं। अगर आपकी सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट में है, आप पार्शियली सैचुरेटेड में है, कुछ वॉइड्स के अंदर पानी है, कुछ वॉइड्स के अंदर एयर है, मतलब 0 से तो ज्यादा और 100 से कम, तो ये वाली रेंज में आपका जो वैल्यू आएगा सैचुरेशन का, वो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के केस में आएगा। किसके केस में आएगा, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के केस में आएगा। क्लियर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी क्लियर। जल्दी से थम्स अप करें, जल्दी से, क्लियर है? हाँ चलो जल्दी से थम्स अप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो है वो है हमारी क्या, एयर कंटेंट। कौन सी प्रॉपर्टी है, एयर कंटेंट हमारी प्रॉपर्टी है। एयर कंटेंट हमारा क्या होता है, एयर कंटेंट हमारा रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का। किसका होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का हमारा क्या होता है। ये भी परसेंटेज में आप रिप्रेजेंट करोगे तो 100 आपने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, डिफाइन कैसे कर रहे हो, डिफाइन आप वही करोगे, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, अब जो एयर कंटेंट आपका है और जो अभी आपने डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़ा, उसके अंदर एक रिलेशन होता है कि एयर कंटेंट को अगर मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन में जोड़ दूं तो वो हमेशा 1 आएगा। अब आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल ऐसे है कि एयर कंटेंट हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है, और सैचुरेशन जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। लिख दी ये वाली वैल्यू। ठीक है, एलसीएम लिया तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कॉमन आ गया यहाँ पे, आ गया। ऊपर दोनों का एडिशन हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर का। वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है, तो इन दोनों की जगह मैंने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स रख दिया, नीचे भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, कैंसिल आउट हुआ, किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो सही तो बोला, क्या बोला सही, कि जो एयर कंटेंट है वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, इसका जो आपका एडिशन है वो 1 के बराबर। आई बात समझ में? ठीक है, चलो परफेक्टली ड्राई सॉइल होगी तो एयर कंटेंट 1 होगा, अगर सैचुरेटेड होगी तो एयर कंटेंट 0 होगा, और अगर पार्शियली सैचुरेटेड हुई तो 0 और 1 के बीच में रहने वाला है। याद रहेंगी ये वैल्यू, देखो यही आपके एग्जाम में फैक्चुएट क्वेश्चन के फॉर्म में डेटा पूछा जाता है, यही अपने को यहां पर याद रखना है। ठीक है, यही अपने को क्या करना है, यही अपने को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स है। अब परसेंटेज एयर वॉइड्स देखो, एयर कंटेंट क्या था, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स की बात की जाए तो इसको एन सफिक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, 100 परसेंटेज की बात कर रहे हैं, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। अब एयर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स और पोरोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपका क्या होता है, Na इक्वल टू एन इंटू ए सी। मतलब आप
परसेंटेज एयर वॉइड की एक और नई डेफिनेशन बोल सकते हो कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द पोरोसिटी एंड एयर कंटेंट। एयर कंटेंट और पोरोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो परसेंटेज एयर वॉइड्स होता है। ये लिख दिया नीचे, डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ पोरोसिटी एंड एयर कंटेंट। आया समझ में? क्या है? प्रोडक्ट ऑफ पोरोसिटी एंड एयर कंटेंट आपका यहां पर हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या रहेगा यहां पे समझना, इसको अपन प्रूव दैट भी कर सकते हैं कि भैया ये आया कैसे। वैसे आया तो हमारा जो परसेंटेज एयर वॉइड्स Na जो हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है। इसके अंदर मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इन दोनों टर्म को कर दिया इंटरचेंज। इसको ले आया मैं यहाँ पर और इसको ले गया मैं यहाँ पे, तो ये वाली टर्म हमारी आ गई और ये वाली टर्म। अब वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, एसी होता है। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ये जो हमारा होता है ये हमारा पोरोसिटी होता है। तो ये बन गया प्रोडक्ट एसी इंटू एन। तो ये आपने यहाँ पे प्रूव दैट भी कर लिया। आप बोलोगे इनका क्या काम है भैया, आगे फैक्चुएट न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करेंगे वहां पे अपने को ये काम आने वाले हैं। तो ये जो सारे रिलेशन है ये सारे रिलेशन अपने को याद होने चाहिए। ये सारे रिलेशन अपने को क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाएंगे फैक्चुएट न्यूमेरिकल के फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है यूनिट वेट्स। अब यूनिट वेट्स की बात की जाए या डेंसिटी की बात की जाए एक ही बात है। अगर मैं मास के टर्म में बोलूंगा तो मैं डेंसिटी बोलूंगा, और अगर वेट के टर्म में बोलूंगा यूनिट वेट बोलूंगा। अब यूनिट वेट की बात करूं तो यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। रिप्रेजेंटेशन हम गामा से करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट वेट होता है वो होता है बल्क यूनिट वेट, जिसको गामा, सिंपली गामा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको डिफाइन किया गया कैसे, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला मैंने, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो गामा इक्वल्स टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, बल्क यूनिट वेट, मतलब कि पार्शियली स्टेट की बात कर रहे हैं। पार्शियली स्टेट में जो आपका टोटल वेट होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, क्योंकि वेट ऑफ एयर तो हो गया 0, और वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे। W आपका क्या है, टोटल वेट है। कैपिटल V आपका क्या है, टोटल वॉल्यूम है। ये आपका हो गया यहाँ पे बल्क यूनिट वेट। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बल्क यूनिट वेट बोलोगे। तो कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज बल्क यूनिट वेट, तो आप बता सकते हो कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा बल्क यूनिट वेट होता है। क्या होता है, बल्क यूनिट वेट होता है। ड्राई यूनिट वेट की बात की जाए तो ड्राई यूनिट वेट को गामा डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, गामा डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ड्राई यूनिट वेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, सिंपल है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम बोलना है। तो वेट ऑफ सॉलिड, मतलब कि ड्राई स्टेट में जो हमारी सॉइल है उसका वेट। अब ड्राई स्टेट में जो सॉइल है, देखना, ड्राई स्टेट में जो सॉइल होगी तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर आएगा। ये तो हो गया 0, तो वेट ऑफ सॉलिड ही तो बचा, वही तो लिख दिया, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये हमारा ड्राई यूनिट वेट बच गया, बन गया। अब ड्राई यूनिट वेट जो होता है ना वो सॉइल की डेंसनेस को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, सॉइल की डेंसनेस को मेजर करेगा। किसको मेजर करेगा, सॉइल की डेंसनेस को मेजर करेगा। मोर ड्राई यूनिट वेट, जितना ज्यादा ड्राई यूनिट वेट होगा उतना ज्यादा कॉम्पैक्टेड सॉइल आपको देखने को मिलेगा। गामा डी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा आपको कॉम्पैक्टेड सॉइल देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है ना, आ रही है तो थम्स अप कर दें जल्दी से। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब सैचुरेटेड यूनिट वेट जो आपका होता है इसको गामा सेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, गामा सेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब गामा सेट जो आपका होता है वो क्या होता है कि वेट ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल मतलब कि आप बोल सकते हो कि भैया वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, ये हो गया आपका।
सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट, यही तो है आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट। ठीक है, मतलब सारे के सारे जो वॉइड्स है ना सॉइल के, वो किसके द्वारा फिलअप है, वो वाटर के द्वारा फिलअप। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है अब हमारा सबमर्ज्ड और वायोंट यूनिट वेट। मतलब सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो होता है ना, उसको वायोंट यूनिट वेट भी बोला जाता है। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है गामा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल सा है, वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये तो लिखा, डिफाइन एज रेशियो ऑफ सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि सबमर्ज्ड सॉइल मतलब क्या, पानी में डूबी हुई सॉइल। और अगर कोई चीज पानी में डूब गई है तो आप उसको किस बेसिस पे लेके आओगे, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे। तो जो सबमर्ज्ड यूनिट वेट आपका है, ये आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इस पर बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, एक लाइन है, इस लाइन पर ये वाटर रिप्रेजेंट है कि भैया इसके नीचे वाटर है, इसके ऊपर वाटर नहीं है। इसके ऊपर जो सॉइल है वो ड्राई स्टेट में है, अगर थोड़ी सी डूबी हुई है, ऊपर निकली हुई है, तो ये पार्सली सैचुरेटेड है। सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, ऑल वाइट्स फिल्ड बाय वाटर, तो आप बोल दोगे भैया सैचुरेटेड सॉइल। और अगर सॉइल जो पानी के अंदर डूबी हुई है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, उसको आप बोल दोगे सबमर्ज्ड सॉइल। उसको आप क्या बोल दोगे, उसको आप बोल दोगे सबमर्ज्ड सॉइल। ये हमारी सबमर्ज्ड सॉइल। तो आर्किमिडीज ये बोलते हैं कि जैसे ही सॉइल हमारी जो है वो पानी के अंदर जाएगी, ऐसी जा रही है पानी के अंदर ड्राई से सबमर्ज्ड की ओर, तो यह अपने वेट को लॉस करेगी। किसको लॉस करेगी, वेट को लॉस करेगी। वेट इसका जो है वो आपका कम होता जाएगा। ठीक है, इस बेसिस पर हमने यहां पर एक दूसरा डायग्राम बनाया, जिसके अंदर हमारा ये एक बोल सकते हो आप सैंपल है। ठीक है, इस सैंपल का वॉल्यूम है और इसके सारे के सारे वॉइड्स जो हैं वाटर से फिल हैं, तो वेट ऑफ सैचुरेटेड हो गया। अब अगर यह पानी के अंदर डूबी हुई है, तो सबमर्ज्ड वेट जो इसका होगा वो आपका किसके बराबर आएगा, वो आपके नेट वेट ऑफ सॉइल। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करोगे तो सबमर्ज्ड वेट इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, नेट वेट ऑफ सॉइल। तो सबमर्ज्ड वेट तो ये हो गया। नेट वेट मतलब कि जो हमारा सैचुरेटेड वेट है, इसमें से वेट ऑफ वाटर को आप माइनस कर दोगे, तो वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर आपने कर दिया, तो वेट ऑफ वाटर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप देखोगे कि अभी मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई, गामा सबमर्ज्ड जो होता है वो वेट ऑफ सबमर्ज्ड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है। तो वेट ऑफ सबमर्ज्ड हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल। तो आप देखोगे इस इसकी जगह पर आपने v इंटू गामा सबमर्ज्ड लिख दिया। क्या लिख दिया, ये वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल की जगह पर आपने लिख दिया v इंटू गामा सबमर्ज्ड। क्या लिख दिया, v इंटू गामा सबमर्ज्ड आपने लिख दिया। अब आगे अगर मैं बढ़ूं तो आगे देखोगे, इस इस वाले v को मैं इसके डिवाइड में ले गया, तो v आ गया डिवाइड में w सेट माइनस v इंटू गामा w अपॉन में v। और इसको इंडिविजुअल टर्म्स के साथ लेके आ गया, मैं लेके आ गया, देखो इंडिविजुअल टर्म्स के साथ में मैं लेके आ गया डिवाइड में, मतलब तो ये देखो w सेट अपॉन v, v इंटू गामा w अपॉन v आपका आ गया, तो v से v कैंसिल आउट आपका हो गया, तो w सेट अपॉन v माइनस गामा w आपका ये आ गया। तो अब आप क्या बोलोगे कि गामा सबमर्ज्ड जो आपका है वो क्या है, वो आपका है गामा, ये देखो w सेट अपॉन v मतलब सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये हो गया सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो मैंने गामा सेट लिख दिया और माइनस गामा डब्ल्यू। तो ये नई चीज निकल के आ गई कि अगर मुझे सबमर्ज्ड यूनिट वेट निकालना है तो सैचुरेटेड यूनिट वेट में से यूनिट वेट ऑफ वाटर को माइनस आप कर दो, तो आपका सबमर्ज्ड यूनिट वेट निकल के आ जाएगा। साथ ही साथ में आपको रफली क्या याद रखना है कि जो हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है वो हमारा क्या होता है, 1/2 ऑफ गामा सेट होता है, मतलब सैचुरेटेड वेट का आधा। ठीक है, क्या होता है, सैचुरेटेड वेट का
आधा यहाँ पर आपका होता है। तो रफली आपको ये भी याद रखना है। तो ये याद रखोगे ना कि गामा सबमर्ज्ड जो आपका है वो आपका गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू होता है और 1/2 ऑफ गामा सेट भी होता है। तो ये आपका सबमर्ज्ड यूनिट वेट यहाँ पर निकल गया। क्लियर यहां तक की बातें? यहां तक की बातें क्लियर? तो यहां तक की बातें अगर क्लियर हैं तो आगे अपन यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की बात कर लेते हैं। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स को हम गामा एस से रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और गामा एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप देखोगे यहाँ पे कि गामा एस जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। काय का रेशियो हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी नॉट चेंजेबल है और वेट ऑफ सॉलिड भी आपका जो है वो नॉट चेंजेबल है। क्लियर? तो एक आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि सबसे बड़ा कौन सा यूनिट वेट है और सबसे छोटा कौन सा है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गामा एस ग्रेटर देन गामा सेट क्या आ जाएगा? गामा एस ग्रेटर देन गामा सेट ग्रेटर देन गामा और गामा ग्रेटर देन गामा डी और गामा डी ग्रेटर देन गामा सबमर्ज्ड। मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स बड़ा है यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट से। सैचुरेटेड यूनिट वेट बड़ा है बल्क यूनिट वेट से। बल्क यूनिट वेट बड़ा है ड्राई यूनिट वेट से और ड्राई यूनिट वेट बड़ा है सबमर्ज्ड यूनिट वेट से। तो ये सीक्वेंस जो है ना आपका, ये बढ़ते हुए क्रम में, ये आपको यहाँ पे क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये चीज जो है आपसे पूछी जाती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? जल्दी से थम्स अप कर दे यहां तक क्लियर है तो। ठीक है, तो यहां तक कि अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं तो इसके आगे अपन एक आधी छोटे से न्यूमेरिकल देखते हैं जो हमारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा है कि a saturated sample of clay has a volume of 0.224 into 10 to the power -4 meter cube, weight 0.0367 kg. After over drying, the volume is, मतलब इसको ड्राई कर दिया। सैचुरेटेड सैंपल हमारे पास है क्ले का जिसका वॉल्यूम अपने को ये देके रखा है और वेट अपने को ये देके रखा है। ठीक है, फिर कर दिया गया इसको ड्राई। ड्राई करने के बाद वॉल्यूम ये मिला 0.140 इंटू 10 टू की पावर -4 मीटर क्यूब और ड्राई सॉइल का वेट अपने को ये मिला। अपने को निकालना है वाटर कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड सैंपल। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, उसका अपन फॉर्मूला लिखो, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, यही होता है। वाटर कंटेंट लिख दिया। अब अपने को वेट ऑफ वाटर चाहिए। अब वेट ऑफ वाटर अगर अपने को चाहिए तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? तो देखो सैचुरेटेड सैंपल का वेट अपने पास है और ड्राई सॉइल का भी वेट अपने पास है। अगर इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो पानी का वेट निकल के आ जाएगा। तो अगली स्टेप में आपने वेट ऑफ वाटर को निकाल दिया, निकल जाएगा वेट ऑफ वाटर। कितना निकल के आया? 0.0135 kg, यही निकल के आएगा। नेक्स्ट वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ सॉलिड मतलब कि ड्राई सॉइल की बात कर रहा है तो ये आ जाएगा आपका 0.0232 kg। ठीक है, यही आएगा 232, ये आएगा, आ जाएगा। क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट कर दो, ये कर दी इस वाले फॉर्मूले के अंदर। तो 0.0135 डिवाइड बाई 0.0232 इंटू 100, ये परसेंटेज में आंसर निकल के आ जाएगा 58.18%। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, फैक्चुएट क्वेश्चंस, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कैलसी वेल्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल इज 0.30 मीटर क्यूब। मतलब एक वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपका है 1 मीटर क्यूब सॉइल के अंदर वो इतना है एंड वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो इतना है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा? ये तो ऐसा है कि मतलब सीधा सीधा आपको दे दिया है। सीधा सीधा क्या दे दिया है भैया? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है।
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो दिया गया है 0.30, वॉल्यूम ऑफ एयर भी दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स नहीं पता, ये तो पढ़ा ही है ना अपन ने, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स जो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर भी दिया गया है और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी दिया गया है, इन दोनों का कर दिया एडिशन, तो ये आ गया हमारा 0.8 मीटर क्यूब, कितना आ गया 0.8 मीटर क्यूब आ गया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर दिया, ये आंसर निकल के आ गया 37.5%, तो इसका आंसर जो है वो बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ड्राई यूनिट वेट निकालना है, मतलब वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, वेट ऑफ वाटर आपको देके रखा हुआ है यहाँ पे 230 केजी और टोटल सॉइल का वेट देके रखा है 950 केजी और सॉइल मास 1 मीटर क्यूब आपका है, मतलब वॉल्यूम अपने को जो है वो देके रखा है 1 मीटर क्यूब, वेट ऑफ सॉलिड अपने को निकालना है, तो वेट ऑफ वाटर अपने को देके रखा है, साथ ही साथ टोटल सॉइल का वेट देके रखा है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल व्हेन वेट ऑफ वाटर इज 230 केजी इन टोटल सॉइल वेट ऑफ 950, तो भैया सिंपल सा है ना, वेट ऑफ सॉलिड निकालना है तो 950 टोटल देके रखा हुआ है ना, इसमें से आप 230 को माइनस कर दो, यही किया, कितना है 1720, 1720 डिवाइड बाई 1 तो 1720 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब क्वेश्चन देख रहे हो ना, अगर जो प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन अभी आपको इंपोर्टेंट टर्म्स मैंने पढ़ाई है ना, अगर आपको वो याद है ना तो आपसे क्वेश्चन गलत हो गई नहीं भाई, देखो ना सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस, फॉर्मूला आ रहा है बस वैल्यू पुट करना है और आपका क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी होती है वो प्रॉपर्टी हमारी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारी है वो होती है जनरली दो टाइप की, जिसमें फर्स्ट टाइप जो हमारा होता है वो होता है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती क्या है, सबसे पहले तो डेफिनेशन पे अपन समझते हैं कि डेफिनेशन हमारी यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन है डिफाइंड एज रेशियो ऑफ यूनिट वेट, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, याद रखना सबसे पहले क्या बोल रहा हूं मैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड हम यहाँ पे एज वाटर कंसीडर कर रहे हैं फॉर द सेम वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा, जिसको जी या फिर जीएस से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो जी या जीएस से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई बात समझ में। अब आप देखो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकता हूं, और यूनिट वेट ऑफ वाटर को मैं क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जब मैं सेम वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, जब बात कर रहा हूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वेट ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि ये दोनों अगर सेम कर दिए तो कैंसिल आउट, तो बचा क्या, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर, ठीक है। याद रखना है दोनों ही फॉर्मेट, क्योंकि दोनों ही फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का वो आपका होता है एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर इसी को बोला जाता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है जीएम से, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है जीएम से। अब ये होता क्या है समझना, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल मास एंड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल वेट ऑफ गिवन सॉइल मास, क्या होता है, टोटल वेट ऑफ गिवन सॉइल मास टू द वेट ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि इट इज अ रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल, कौन सा, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड आप वाटर ले रहे हो, देखो दोनों फॉर्मेट में लिख दिया,
वेट के फॉर्म में भी लिख दिया और आपका किसके फॉर्म में लिख दिया, यूनिट वेट के फॉर्म में। अब ये देखो बल्क यूनिट वेट है ना, तो ये बल्क यूनिट वेट क्या होता है, गामा आपका क्या होता है, ये होता है डब्ल्यू अपॉन वी, यही होता है। तो अगर इस गामा की जगह पे आप ऐसा लिख दो डब्ल्यू अपॉन वी अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये लिख दिया, ये जो वी है वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो यही टर्म तो बनेगी। तो इसी टर्म के फॉर्म में डिफाइन किया गया है कि भैया डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल वेट ऑफ गिवन सॉइल मास, ये हो गया टोटल वेट ऑफ गिवन सॉइल मास। नीचे क्या लिखा है, द वेट ऑफ एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये वाला जो रिलेशन था, ये रिलेशन अभी हम पढ़ के आए हैं कि भैया सॉलिड का जो यूनिट वेट होता है ज्यादा होता है सैचुरेटेड से, सैचुरेटेड बल्क से ज्यादा होता है, बल्क ड्राई से ज्यादा होता है और ड्राई सबमर्ज्ड से ज्यादा होता है। ये जो पीछे वाले जो यूनिट वेट है इससे हमेशा हमें जीएम मिलता है और हमें गामा एस से हमेशा क्या मिलता है, जी मिलता है। मैंने पहले ही बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, तो गामा एस से हमें क्या मिलता है, जी मिलता है। इसलिए याद रखना कि जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी हमेशा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से या फिर एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी से। आई बात समझ में, जी ग्रेटर देन जीएम क्या आएगा, जी ग्रेटर देन जीएम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। जीएम जो आपका है वो आपका क्या रहेगा, हमेशा जी से छोटा रहेगा। ठीक है, देखना है यहाँ पे क्या लिखा, जनरली जी इज यूज बट नॉट जीएम बिकॉज गामा एस इज रिलेटिवली स्टेबल। गामा एस हमारा क्या है, स्टेबल है। स्टेबल मतलब कि सीधा सीधा बोल दूं फिक्स है, फिक्स के साथ नहीं आ रहा समझ में तो आप बोल सकते हो नॉट चेंजेबल, ये चेंज नहीं होगा, ये जो होगा वही होगा। ठीक है, तो रिलेटिवली स्टेबल एज कंपेयर टू गामा, गामा के कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमेशा, अब देखो ये क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने टेम्परेचर पे नोट की जाती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिपोर्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये चीज याद रखना भाई, दिमाग में फीड कर लेना 27 डिग्री सेल्सियस। बट इफ द टेम्परेचर इज डिफरेंट, अगर टेम्परेचर आपका अलग है तो फिर आप क्या करोगे, तो बट इफ द टेम्परेचर इज डिफरेंट देन स्टैंडर्ड टेम्परेचर देन इट मे बी कन्वर्टेड यूजिंग द रिलेशन। आपको एक रिलेशन यूज करना है और उसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर में। जी टी डिग्री सेल्सियस मतलब अदर टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो जी 27 डिग्री सेल्सियस इंटू गामा डब्ल्यू टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू 27 डिग्री सेल्सियस। ये रिलेशन आप याद यूज करो और इस रिलेशन से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है या इस पर बेस्ड फ्लैक्चुएट न्यूमेरिकल, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पुट करना पड़े और सिर्फ वैल्यू को पुट अगर यहाँ पे करना पड़ेगा तो इजीली आपका हो जाएगा। कोई इतना ज्यादा कैलसी की जरूरत नहीं है कि साइंटिफिक कैलसी आपको जरूरत पड़े। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, फैक्चुएट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट याद रखना है कि टू स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा आपको हाई मिलेगी फाइन ग्रेन सॉइल की एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ज्यादा मिलने वाली है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, आई बात समझ में। तो आज का जो हमारा सेशन था, सेकेंड सेशन सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट का, इसको अपन यही समाप्ति देते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपन थोड़े दिनों के बाद अपन टाइमिंग बढ़ाएंगे इस चीज की, सब्जेक्ट की। तो आप लोग को अगर कोई डाउट हो इस सेशन में तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी इंस्टीट्यूट अवेलेबल है तो आप वहां पे भी पूछ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। साथ ही साथ ऐप पर प्रैक्टिस सीट अपलोडेड है तो आप वहां से प्रैक्टिस सीट को डाउनलोड करें, प्रिंट कराएं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चालू कर दें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, क्लास ओवर।